हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। रेलवे भर्ती परीक्षा की तैयारी क्यों है छात्रों के लिए जरूरी? जब हम रेलवे रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना, उसमें सारे एग्जामिनेशंस आते हैं, चाहे वो आरआरबी जेई का हो, असिस्टेंट लोको पायलट का हो, टेक्नीशियन का हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू वैकेंसी हो, या फिर कोई ग्रुप डी की वैकेंसी हो, या स्टेशन मास्टर की वैकेंसी हो, या नहीं आरआरबी एनटीपीसी का पोस्ट हो। ये जितने रेलवे के रिक्रूटमेंट्स होते हैं ना, वो एक बहुत ही स्पेशल एग्जाम होता है हम सभी स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा क्यों? इसके बहुत बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण, सबसे अगर मेन रीजन को देखें तो रेलवे की जॉब एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है। अगर आप रेलवे डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हो तो एक बहुत ही बेहतरीन जॉब, काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब मानी जाती है। ठीक है। इसके बाद जब हम रेलवे की तैयारी करते हैं, आप जानते हो कि रेलवे की वैकेंसी, ज़्यादातर डिपार्टमेंट्स की वैकेंसी हर साल नहीं आती है। अगर हम जूनियर इंजीनियर की बात कर लें तो 2019 में वैकेंसी आई थी, उसके बाद अब वैकेंसी आने वाली है। एएलपी की भी वैकेंसी हर साल नहीं आती है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशन हैं। स्टेशन मास्टर्स के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो, आरआरबी एनटीपीसी, तो वो भी आपको हर साल वैकेंसी नहीं आती है। तो अगर कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो जिसमें सीट्स बहुत ज़्यादा है, यानी जब वैकेंसी आए तो ठीक ठाक सीट्स रहती है, तो ऐसे एग्जामिनेशंस में क्या होता है, ऐसे एग्जामिनेशंस का तैयारी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहता है। अब मान लो कोई ऐसा एक एग्जाम हो जिसमें हमें पता हो हर साल 50 सीट्स आ रही हो, ठीक है, और कोई ऐसा एग्जाम हो जिसमें पिछले 3 साल तो भर्ती नहीं आई, लेकिन अगर इस बार किसी चीज़ की भर्ती आ रही है तो मान लो 5,000 सीट्स आ रहे हो, 10,000 सीट्स आ रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। तो इस टाइम पर स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय बनते हो, बहुत ही शानदार फैसिलिटी आपको मिलती है। बहुत शानदार फैसिलिटी की बात करें, देखो, आज आप स्टूडेंट हो, ठीक है, आज आप स्टूडेंट हो, पता चला कि आपने, आपका घर मान लो बिहार आपका घर है, और आपने एग्जाम का फॉर्म भर दिया तमिलनाडु जोन से, ठीक है, और पता चला रेलवे की परीक्षा, रेलवे का अगर आपने अप्लाई किया है तमिलनाडु जोन से, आपको तमिलनाडु जाना पड़ रहा है पेपर देने के लिए, तो आपको पता चलेगा कि बहुत ही लास्ट मोमेंट पर तो एडमिट कार्ड रिलीज किया जाता है, तो पता चलेगा कि आपके पास ट्रेन का टिकट नहीं रहेगा। उस कंडीशंस में आप कैसे जाते हो? किसी तरह से लटक के ट्रेन में दौड़ भाग करके, किसी तरह से किसी बॉगी में घुस जाते हो, स्लीपर में चले गए। जिनके पास जैसे पैसे होते हैं वो उस तरह से टिकट लेकर चले जाते हैं, कुछ लोग जनरल से डब्बे से भी सफ़र करके जाते हैं, क्योंकि आपके पास टिकट तो रहता नहीं है। और सिर्फ तमिलनाडु की ही बात मैं क्यों करूं, बहुत सारे, जब भी आप इंटर स्टेट्स ट्रैवल करते हो ना, तो कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जबकि आप परीक्षा देने के लिए जाते हो। ठीक है। आप गए पेपर देने के लिए, रास्ते में टीटी साहब मिले, कह रहे अरे टिकट दिखाओ। आपको सर वो टिकट तो जनरल का है, क्या करें, चालान काट दो। कहेगा चालान नहीं, तुम ऐसा करो उतर जाओ। आप कहो सर वो रेलवे वाली ही भर्ती थी ना, तो रेलवे वाली जो भर्ती है जूनियर इंजीनियर की, उसके लिए हम देने जा रहे हैं पेपर। तो कहेंगे तुम्हारे जैसे तो लाखों लोग पेपर देने जा रहे हैं, जरूरी थोड़ी है तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अच्छा, मतलब काफ़ी हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है एक जगह से दूसरे जगह पेपर जाने देने के लिए। अब पता चला कि अगर आप उसमें रेलवे में सिलेक्शन हो गया, किसी भी पोस्ट पर हो गया, ग्रुप डी हुआ, रेलवे हुआ, इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू हुआ, कोई भी जगह जूनियर इंजीनियर हो, स्टेशन मास्टर हो, अगर आप कुछ भी बन गए, आप जानते हो कि जब भी कभी भी आप कहीं के लिए रिजर्वेशन कराते हो तो वहाँ भी आपके लिए कोटा रहता है, इमरजेंसी कोटा रहता है, जिसके तहत आपका जो वेटिंग टिकट्स रहता है ना, वो भी आपका कन्फर्म हो सकता है अगर आप पर्सनली उस अगर आप पर्सनली उस जोन के एम्प्लॉय हो तो। इनफैक्ट वैसे लोग जो आपसे बहुत नफरत करते थे, मान लो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, अगर कोई भी ऐसा आदमी नहीं है धरती पर जिससे कोई नफरत ना किया हो, कोई एक भी आदमी नफरत ना किया हो, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे बहुत पहले से नफरत कर रहे हो, लेकिन आप जिस दिन रेलवे ज्वाइन कर लेते हो, तो पता चला कि कल को उसके पास कोई इमरजेंसी सिचुएशन आएगा ना, तो आपको फ़ोन करेगा, कहेगा और भाई क्या हाल है, आपको सब ठीक ठाक, कहेगा और अब तो बड़े साहब बन गए तुम, तो कहोगे हाँ बताओ क्या करना है तुम्हें, तुम तो हमें बड़े मानते ही नहीं होंगे, तो कहेगा नहीं 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 नहीं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम सभी लोगों का बहुत ही तुम पर गर्व है, हम सभी लोग गर्व करते हैं, एक काम कर दो यार, एक इमरजेंसी सिचुएशन लगा, हमारा एक टिकट है, बता दो इसका कैसे कंफर्म हो पाएगा, कुछ चांसेज है, तुम्हारे ही एरिया से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या पॉसिबल
है कि तुम इसे टिकट को कंफर्म करा सकते हो। आप क्या करोगे कि अगर आपका मन करेगा तो आप फिर उसको इमरजेंसी कोटा के लिए अप्लाई करा दोगे। ठीक है, तो मतलब सोच लो कि ऐसी नौकरी, आप जितने पर्व त्योहार होते हैं ना, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करिए, रेलवे के छोड़कर मैं बाकी किसी जॉब की बात कर रहा हूँ, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब करो, किसी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जॉब कर रहे हो, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहे हो, जब कोई त्यौहार का मौसम आता है ना, चाहे होली का त्यौहार हो, छठ पूजा हो, दिवाली हो, ईद हो, कोई भी ऐसा त्यौहार है ना, उस समय क्या होता है कि टिकट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मारामारी चलती रहती है। आपको छुट्टी का पता नहीं होता है कि हमें किस दिन से छुट्टी मिलने वाली है, तो पता चला कि आप 4 महीने पहले बुकिंग नहीं कराए थे, लास्ट 1 महीने का समय बचा है, आप टिकट नहीं बुक कर पाए, तो फिर कैसे घर जाओगे? बहुत ही ज़्यादा टफ लगता है घर जाना। मैं आपको अपना भी अनुभव शेयर कर रहा हूँ, हमें भी कई बार जब टिकट्स नहीं मिलते हैं ना, तो अपने को बहुत दिक्कत होती है घर जाने में। लेकिन अगर आप रेलवे के एम्प्लॉय हो, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा रहा, आपके पास टिकट नहीं है, विथ फैमिली भी आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास रेलवे का पास है, आपने कुछ टिकट भी बुक करा लिया, आप गए किसी भी जाओगे थर्ड एसी में, तो टीटी कहेंगे आकर, कौन है भाई, क्यों आ गया थर्ड एसी में, टिकट दिखाओ। आप अपना आई कार्ड निकाल कर दिखाओगे, तो कहेगा अरे जेई साहब, हाँ हाँ, कहेगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बैठिए बैठिए बैठे, मैं देखता हूँ थोड़ी देर में, अगर इन द केस कोई पैसेंजर नहीं बैठे हो ट्रेन में, तो वो सीट आपको हम अलॉट कर देंगे, वो सीट हम आपका बना देंगे, वो टिकट आपका बना देंगे। ये फैसिलिटी रेलवे में होती है। ऐसी फैसिलिटीज आपको बाकी डिपार्टमेंट्स में अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये फैसिलिटीज आपको नहीं मिलने वाली। ठीक है, पता चला ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, कोई एक ऐसा आदमी मिल गया जो पहले आपसे बहुत जलता था, ठीक है, बहुत ताने मारता था, कहता था पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। वो मिल गया, बिना टिकट का चढ़ा है, मतलब उसके पास सीट नहीं है, कैसे भी चढ़ा है। अब आपको देख लिया, आप एकदम मजे से बैठ रहे हो, देखो यहाँ पर आप, पता चला मजे से कोई एक सेकेंड एसी में यहाँ पर आपका टिकट बुक है, आप बैठे हो एकदम से जबरदस्त फर्स्ट क्लास खाना आ रहा है आपके लिए, मस्त एकदम साहब बनकर बैठे हुए। उसको कहोगे कोई बात नहीं, चलो अगर इतना इमरजेंसी सिचुएशन है तो चलो हम टीटी से बात करा देते हैं, अगर उनके पास कोई सीट होगी तो तुम्हें दे देंगे सीट। तो सोचो कि इस तरह से आपको बेनिफिट मिलता है जब आप रेलवे की जॉब कर रहे हो तब। ठीक है, दूसरी बात, अब हम बात करते हैं सैलरीज और बाकी फैसिलिटीज की। तो देखो रेलवे में ठीक ठाक सैलरी भी मिलती है, ठीक है, प्रमोशंस टाइम टू टाइम होता है। इनफैक्ट मान लो आपने अगर ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन कर ली, अभी मान लो आपने बीटेक कर रखा था, डिप्लोमा कर रखा था, आपने ग्रुप डी की नौकरी ज्वाइन कर ली, तो ऑफकोर्स अगर कोई अच्छा क्वालिफिकेशन लेकर, मान लो कोई बीटेक कर लिया, एमटेक कर लिया, अगर वो ग्रुप डी में ज्वाइन करता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ तो उनके बारे में टीका टिप्पणी करेंगे ही, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं। तो अगर आपने ग्रुप डी में ज्वाइन भी कर लिया ना, तो आपके लिए दिक्कत परेशान होने की बात नहीं है। आगे आपको रेलवे मौका देगा इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन देने का, तो कल को आप जेई के लिए भी इंटरनली एग्जाम दे सकते हैं, और अगर उसमें आप क्वालिफाई कर गए तो वहां पर आप फिर से जेई बन जाओगे। तो कहीं ना कहीं प्रमोशंस इन सभी चीजों का भी काफी ठीक ठाक रहता है, प्रमोशन होते ही है रेलवे में। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटीज बहुत अच्छी रहती है। मेडिकल फैसिलिटी, आपको मेडिकल फैसिलिटी भी देता है रेलवे। इस तरह की तमाम फैसिलिटीज जिसके कारण रेलवे का एग्जाम बाकी एग्जामिनेशन से काफ़ी डिफरेंट रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमारा रेलवे का एग्जामिनेशन इतना डिफरेंट हो तो अब इसके तैयारी के लिए क्या क्या हमारे लिए सबसे कुछ मैं पॉइंट्स बताऊंगा, ज़्यादा पॉइंट्स भी मैं डिस्कस नहीं करूंगा। आप ये भी मत उम्मीद करिए कि मैं कुछ पेन से यहाँ लिखता रहूंगा, आप उसको नोट करते रहेंगे, नहीं, 2-4 बातें मेरी सुन लीजिए, कुछ काम जरूर आपके आएंगे। उसमें जो सबसे प्रमुख बात है, मान लो कि आपको आज पता चल चुका है कि असिस्टेंट लोको पायलट का एग्जाम होना ही होना है, आपको पता चल गया है कि कल को जेई की वैकेंसी आएगी ही आएगी, उसका पेपर होना ही होना है। तो आज का समय है, अभी आप एक स्टूडेंट हो, आप क्या करते हो, फॉर्म भरने के लिए पैसे लेते हो, कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने के लिए घर से पैसे लेते हो, कहीं रहना होता है, खाना होता है, उसके लिए आप घर से पैसे लेते हो। यानी आप पूरी तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंडेंट हो, अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट हो। लेकिन जिस दिन आप सरकारी जॉब ले लिए ना, कोई भी जॉब, अब चूंकि मैं रेलवे की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि अभी रेलवे की बहुत जबरदस्त भर्तियां आ रही हैं, इसलिए मैं रेलवे की बात कर रहा हूं बार बार। तो अगर आप रेलवे में फिर जॉब ले लिए ना, 1 साल बाद मान लो कोई परीक्षा हुई रेलवे की और आपकी नौकरी लग गई, अगले साल मान लो मार्च में आपकी ज्वाइनिंग हो रही है कहीं पर, तो आज के दिन और अगले साल का जो मार्च का दिन रहेगा ना,
बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा आपके लिए। आज आपकी लाइफ स्टाइल उतनी अच्छी नहीं रही होगी, हो सकता है 2-4 कपड़े जो आपको घर से मिले होंगे वही कपड़े पहनकर आप काम चलाते हो। आपका मन करता होगा, दिन रात अमेजॉन, फ्लिपकार्ट्स इन सभी चीज़ों पर देखते होंगे कि इतने सारे शर्ट्स, जूते, कपड़े ये सब दिखाई देते होंगे, लेकिन आपको नहीं खरीदने का मन करता होगा। और किसको मन करेगा खरीदने का? क्योंकि हर कोई चाहता है ना कि पेरेंट्स से जितना कम से कम कुछ पैसे लें उतना ज़्यादा सही रहेगा, पेरेंट्स पे डिपेंडेंसी कम हो उतना ज़्यादा सही रहेगा। उसके उसके अलावा आप क्या चाहते हो कि आज आपको पेरेंट्स से पैसे मिल रहे हैं, 1 साल बाद जब आपकी जॉब लग जाए ना, आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, फिर आप घर वालों को सपोर्ट कर रहे होगे, ठीक है, फिर आप घर वाले के लिए कपड़े ऑर्डर कर रहे होगे, तो वो दिन सोच सकते हो आपके लिए कितना बहुत ही बेहद खास दिन होगा जब पहली बार आपकी अकाउंट में सैलरी आएगी। मान लो कुछ भी, मान लो कोई 40,000 सैलरी आपके अकाउंट में आ गई। ध्यान रखना, पहली सैलरी होती है ना, पहली सैलरी अगर 5,000 रुपये भी आपकी आएगी ना, लगेगा कि बहुत ही जबरदस्त पैसे आए हमारे पास। मुझे याद है, मैं अगर अपनी पहली सैलरी की बात करूं ना, तो मैं जब एमटेक में एडमिशन लिया था तो एमटेक में स्टाइपेंड मिलते थे 12,400। जब पहली बार वो 12,400 आए थे ना मेरे अकाउंट में, तो वो सोच लो कि कितना उसका वैल्यू था मेरे लिए उस पैसे का, आप सोच भी नहीं सकते हो कितना अधिक वैल्यू था मेरे लिए उस पैसे का। 12,400 जो पहला स्टाइपेंड आया था एमटेक का, ठीक है। तो जिस दिन आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे ना, उस दिन आपके पास फिर आप जितनी भी आपके लाइफ की जितनी ज़रूरतें हैं, हो सकता है आपको घर बनवाना हो, घर खरीदना हो, बाइक लेनी हो, कार लेनी हो, जिस तरह से जिन्हें जैसी सैलरी मिल रही है और जिनको जैसा शौक है उसके हिसाब से अपने चीज़ों को डिसाइड करते हैं, वो चीज़ें आप ले सकते हो, अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको क्या क्या ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं, देखो ये कंफर्म हो चुका है कि वैकेंसी आ रही है, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, एलपी की तैयारी कर रहे हो, या फिर जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हो, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, वैकेंसी आ रही है रेलवे की। जब वैकेंसी आ जा रही है तो आपको आज से ही तैयारी में लग जानी है। एक बात जान जाइए, पूरे कंट्री की बात कर रहा हूँ, जब रेलवे की वैकेंसी आती है ना, हर कोई स्टूडेंट जिनके पास अपना एलिजिबिलिटी होता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है, वो अपना बेस्ट देता है, अपना बेस्ट देता है तैयारी करने के लिए रेलवे की। जितने गाइड्स मिलेंगे, जितने नोट्स मिलेंगे, कहीं किसी फैकल्टी का नोट मिला, लिया, उसको पढ़ा, इस तरह से स्टूडेंट्स तैयारी में लगे रहते हैं, दिन रात तैयारी करते हैं। जो कहा जाता है ना कि लोग चलते भी नहीं है, दौड़ते भी नहीं है, तेज दौड़ना पड़ता है ऐसे एग्जामिनेशंस को कंप्लीट करने के लिए, बहुत तेज चलना पड़ता है एग्जामिनेशंस को कंप्लीट करने के लिए, ऐसे एग्जामिनेशंस को दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आज आप तैयारी स्टार्ट किए हो ना, मान लो आज से आपने तैयारी स्टार्ट करी, तो पता चला कि आज आप पढ़ रहे हो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन पढ़े। शुरू में थोड़ा जोश ज़्यादा रहता है पढ़ने का, ये सबके साथ होता है। शुरू में आप क्या करोगे, कोई पहला सब्जेक्ट जब स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे से आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, फिर शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो, फिर सुबह उठ के उसको रिवाइज कर रहे हो, ये सारे चीज़ें आप 5 दिन 10 दिन करते हो। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोगों नहीं, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो मोमेंटम ब्रेक होने लगता है। मान लो आप लगातार क्लासेज अटेंड कर रहे हो, आपने 1 महीना लगातार क्लास अटेंड किया, पता चला उसके ठीक अगले दिन आप किसी कारण से क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो, पता चलेगा कि शादी का मौसम है, किसी रिलेटिव के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ शादी हुई, आप वहाँ चले गए, 2 दिन आपके क्लास बंद हो गए। आपको लगेगा 2 दिन ही तो गए, फिर क्या हुआ, फिर पता चला किसी कारणवश 1 दिन और आपने क्लास मिस कर दिया, या आप क्लास कर रहे हो अटेंड, कहोगे नोट्स हम बाद में बना लेंगे। जिस दिन आप ऐसा सोचना शुरू कर दोगे ना, एक भी दिन, एक भी क्षण अगर आपके दिमाग में ऐसी बातें आती है ना कि ठीक है ये काम हम बाद में कर लेंगे, ये नोट्स हम बाद में बना लेंगे, आप किसी दूसरे चीजों को प्रायोरिटी देने लगोगे, ठीक है, आपके फैमिली फंक्शन होंगे उसको प्रायोरिटी आप देने लगोगे इस एग्जामिनेशन से ज्यादा, तो फिर समझ लो कि उस दिन से आप अपने रिजल्ट से दूरी बना रहे हो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं जो कहते हैं 0.25 से मार्क्स से छूट गया, 0.5 से छूट गया। जब हकीकत उससे पूछिए ना क्यों छूट गया, तो यही कहेंगे कि बीच में हमने 5 दिन का ब्रेक ले लिया था, थोड़ा सा पढ़ना कम कर दिया था। बहुत सारे लोगों के ऐसे बहाने होते हैं। एक बात बताइए, कई बार मैं क्लासेज भी लेता हूं ना, तो क्लासेज में जब कुछ भी डाउट्स किसी को पूछता हूं, मैं पर्सनली किसी को क्वेश्चन पूछ दिया, बताइए इसका आंसर, तो कुछ लोग कहेंगे सर वो रिवाइज नहीं कर पाए थे। अब एक बात बताइए, आप एक स्टूडेंट हो, आपका क्या काम है? आपका काम है पढ़ना, दिन रात पढ़ना, नोट्स बनाना, नोट्स को रिवाइज करना, फॉर्मूला प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। अगर आप ये नोट्स बनाने का काम नहीं किए, रिवीजन का काम बीच में नहीं किए, इसका मतलब आप कर क्या रहे हो? यही तो काम एक दिया गया है आपको और उसी काम को आप नहीं कर पा रहे।
तो इस तरह से जिस दिन भी थोड़ी बहुत भी ढिलाई शुरू कर दोगे ना, तो आपके रिजल्ट से दूरी बनते जा रही है, दूरी बनते जा रही है। ठीक है, इसीलिए आपको लगातार तैयारी करते रहनी है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करो, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जामिनेशन में आप कितनी भी तैयारी कर लो, जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत ही अजीब सा दिन होता है, बिल्कुल अलग तरह का दिन होता है। अगर आपने पहले से बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो फिर आपको बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पता चला कि आप स्पीड नहीं उतना अच्छा मेंटेन कर पाए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, या आप गलतियां बहुत अधिक करने लगे। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको पहले से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करिए। ठीक है, नोट्स तो आपका बिल्कुल प्रॉपर रहना चाहिए, परफेक्ट रहना चाहिए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हो उतना बेहतर है। कोई भी एग्जामिनेशन हो ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो वहाँ पर आपको उस पर फोकस करना है, ध्यान देना है। अगली बात देखो, जो रेलवे की जॉब होती है ना, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब होती है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है। पूछोगे क्यों? अब सोचो, हमें कई बार 36-36 घंटे की जर्नी करनी होती है। पता चला कि पटना से किसी साउथ इंडिया कहीं जा रहे हैं, तो क्या होता है वहाँ पर, हम लोग पूरे परिवार के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं। ट्रेन 130-140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होती है, और हम लोग पूरे परिवार के साथ सारे सामान लिए हुए जाते हैं, ट्रेन में सो जाते हैं, और बिल्कुल निश्चिंत होकर सो जाते हैं। और हमें क्यों निश्चिंत रहते हैं? क्योंकि हम इस बात से आश्वस्त रहते हैं कि जो हमारे ट्रेन के लोको पायलट हैं, जो जितने इंजीनियर्स उस विभाग में लगे हुए हैं, ठीक है, रेलवे पर स्टेशन मास्टर्स हैं, जो लोग रेलवे को सिग्नल्स दे रहे हैं, वो सारे लोग एक बेहतरीन कार्य कर रहे होंगे, जिसके कारण ट्रेन हमारी बिल्कुल ही, हमारी यात्रा में किसी प्रकार की कोई बाधाएं नहीं आएगी, कहीं पर कोई दुर्घटना नहीं होगी। ये ट्रेन की जर्नी बहुत ही सेफ मानी जाती है। आज के समय में ट्रेन की जर्नी बहुत ज़्यादा सेफ मानी जाती है। अगर आप सड़क की बात करो, रोड की बात करो, तो हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है कि जो बंदा ट्रेन को चला रहा है ना, उसे पता है कि हजारों हजार लोग इस ट्रेन में पड़े हुए हैं, सोए हुए हैं, बैठे हुए हैं। उन्हें पता है उनका जान माल का कितना खतरा होता है। इसीलिए बहुत ही जिम्मेदारी से ट्रेन को चलाते हुए और आपको अपने गंतव्य स्टेशन तक पहुंचाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जॉब होती है। जब आप सिग्नल डिपार्टमेंट में जॉब करोगे ना कभी, तब आपको पता चलेगा। एक भी मान लो गलती से कहीं बीच में, अगर आपने होना चाहिए था रेड सिग्नल, गलती से बीच में जरा सा सेकंड के लिए भी अगर उस सिग्नल ग्रीन आपका हो गया ना गलती से भी, आपको बहुत जवाब देने पड़ते हैं। बहुत जिम्मेदारी की जॉब रहती है। दूसरी बात, जब भी हम कोई ऐसी नौकरी करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जहां पर कि हमारा नॉलेज में हमारा पूरा क्या हो, स्किल्स का इंप्रूवमेंट होता रहे, हमारा नॉलेज बढ़ता रहे, तो रेलवे उनमें से एक डिपार्टमेंट है। रेलवे में अगर आपने जूनियर इंजीनियर के लिए ज्वाइन कर लिया ना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लगातार सीखने को मिलेगा। असिस्टेंट लोको पायलट में ही आप ज्वाइन करते हो ना, लगातार टाइम टू टाइम आपको ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। ठीक है, इसीलिए रेलवे की के जॉब, अगर जब रेलवे की वैकेंसी आती है, रेलवे की जो परीक्षा होती है, ये बाकी एग्जामिनेशन से थोड़े से आपको ज़्यादा वैल्यू देने पड़ेंगे, इस एग्जामिनेशन को ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े। और हम ये भी मानते हैं कि अभी जो भर्ती आ रही है रेलवे की, जैसे टेक्नीशियंस की आई है, जैसे अब जेई की वैकेंसी आने वाली है, और जैसा कि रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा कहा गया है कि अब हर साल भर्ती आएगी, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हर साल ऐसे रिक्रूटमेंट आते रहें, जिससे कि स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता रहे, सबकी तैयारी लगातार जारी रहेगी, सबकी जॉब लगती रहेगी बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आपको अगर किसी प्रकार की कोई डिफिकल्टीज फेस कर रहे हो रेलवे की तैयारी करने में, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर अपने क्वेरीज को बताइएगा कि क्या डिफिकल्टी फेस कर रहे हो आप। क्या कोई ऐसा पार्ट है जहां पर कि आप बहुत ज़्यादा अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे हो? क्योंकि मान लो जैसे जो जूनियर इंजीनियर की तैयारी कर रहे हैं, अब मैं बार बार जूनियर इंजीनियर का नाम इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ही पढ़ाता हूं, इसलिए मैं नाम ले रहा हूं बार बार जूनियर इंजीनियर का। तो उनके साथ क्या होता है ना कि थोड़े से नॉन टेक्निकल पोर्शंस में कभी न कभी उनको ऐसा लगता है कि नॉन टेक्निकल पोर्शंस में कहीं न कहीं हमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि वो क्या होता है ना कि पहले से तो पढ़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है, अपने लिए क्या होता है, वोल्टेज करंट ये सब जब बताओ तब से, जब जागो तब सवेरा रहता है, वोल्टेज करंट कभी से स्टार्ट हो कर दो। लेकिन वहां पर करंट अफेयर्स ये सब चीज़ों में थोड़े से आपको टाइम लगते हैं। तो कहीं न कहीं किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट अगर आपको हो रहा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, इसके बाद मैं अपने टेलीग्राम चैनल भी लिख देता हूं, अगर आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल मैं लिख दे रहा हूं।
टेलीग्राम चैनल है हमारा मयंक सर PW, मयंक सर PW, ठीक है। यहां पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल हमारे, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो इंजीनियर्स वाला का भी टेलीग्राम चैनल है, आप इंजीनियर्स वाला सर्च करेंगे उस नाम से भी टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर भी आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ सेशंस ये ठीक ठाक रहा होगा आपके लिए, कुछ जानकारी आपको मिली होगी। और जानकारी कि अपने को अभी स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी लोग तैयारी नहीं शुरू किए हैं ना, अब एक दिन की भी देर मत करना। ये मत सोचना क्या कि ठीक है अभी मयंक सर ने ये बात कही अब हम परसों से तैयारी शुरू करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप अभी इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक आपने तैयारी नहीं शुरू की है, भी ढंग से तैयारी की मैं बात कर रहा हूँ, आप जरूर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जरूर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। क्योंकि रेलवे की अगर वैकेंसी आपसे मिस हो जाती है ना, अगर उसमें आप सिलेक्शन नहीं ले पाते हो ना, बहुत पछतावा होगा आपको। मैं मानता हूं कि अगले साल फिर से वैकेंसी आएगी अगर रेलवे ने कहा है, फिर उसके अगले साल वैकेंसी आएगी। मैं मानता हूं कि हर साल वैकेंसी आते रहे आपके लिए, लेकिन अभी जो वैकेंसी आ रही है, चूंकि 4-5 साल बाद जेई की वैकेंसी आ रही है, अभी आपके लिए सीट्स ज़्यादा आएंगे, ठीक है। अगर एक बार इतने अधिक सीट आ जाएंगे, फिर हर साल अगर रिपीटेडली वैकेंसी जाती रहेगी तो ऑफकोर्स नंबर ऑफ सीट्स थोड़े से कम होने की संभावना रहती है। तो इसीलिए आपको बहुत ही मेहनत करके जी जान लगा दीजिए, पूरे अच्छे से तैयारी कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा देर पढ़ सकते हो ना पढ़ाई करो। अभी देखोगे आपके लिए बहुत सारे त्यौहार का सीजन आने वाला है, पता चला कि IPL मैच आएगा, अब बहुत सारे लोग IPL मैच देखना स्टार्ट कर देते हैं, उसमें सट्टे लगाने शुरू कर देते हैं। भाई ये सब मत करना, इतना मैच देखने का शौक है ना, अभी 1-8 साल रुक जाओ, जिस दिन नौकरी लग जाएगी ना, आराम से जाना स्टेडियम में बैठकर, आगे वाली सीट बुक कराना, वहां बैठकर आराम से मैच देखा करना, जितना मैच देखने का मन हो, ठीक है। आप कहते हो अभी आपके लिए होली का त्यौहार आने वाला है, ईद का त्यौहार आने वाला है, रमजान स्टार्ट होने वाला है, आपका दिवाली का त्यौहार आएगा। तो एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी त्यौहार आते हैं ना, एक साल आप त्यौहार को मत मनाइए। मत मनाने का मतलब क्या है, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें इंगेज मत रहिए उस त्यौहार के दिन भी। उस दिन भी आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, क्योंकि जिस दिन आपने एक सरकारी नौकरी ले ली ना, या कोई भी जॉब जिस दिन आपने ले लिया, जिस दिन आप खुद से पैसे कमाने लगते हो ना, तो वहां से आपका ईच एंड एवरी डे विल बी होली एंड दिवाली फॉर यू, ये आप याद रखिए। इसी के साथ इस सेशन को आप कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं चीजें आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन।